नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं या फिर जो अप्लाई करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, उन डाउट्स पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर हर स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आता है कि यूपीएससी के लिए कौन एलिजिबल होता है, या फिर कह सकते हैं कि कौन यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या फिर जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, लेकिन उसकी एज जो है 21 ईयर होना चाहिए मिनिमम। लड़का हो या लड़की, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर फाइनल ईयर में हो, वो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, कौन सी डिग्री यूपीएससी के लिए एलिजिबल होती है या फिर कौन सी डिग्री अलाउड होती है। तो दोस्तों इसका भी एक सिंपल सा जवाब है, आप कोई भी डिग्री करें, आप मेडिकल लाइन में हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, आर्ट्स लाइन में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बीए करें, बीटेक करें, बी फार्मा, बीएससी, आप कुछ भी करते हैं, एमबीबीएस, या मतलब कोई भी डिग्री है आपके पास, वो यूपीएससी के लिए एलिजिबल है, यूपीएससी में अलाउड है। यूपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप ग्रेजुएशन करेंगे वो आप ओपन से कर सकते हैं या रेगुलर ही कंपलसरी होता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत ही आप सभी के लिए बहुत ही इजी है कि आप ओपन से करें या रेगुलर से करें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NIOS से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की है। आपने ग्रेजुएशन ओपन से की है, डिस्टेंस से की है, रेगुलर से की है, किसी भी फील्ड में की है, नो मैटर, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितनी मांगी जाती है यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यूपीएससी ने इसमें भी आपको पूरी छूट दी है। कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अगर होंगे आपके ग्रेजुएशन में तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी में। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिससे कि सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मिनिमम मार्क्स पासिंग होने चाहिए, उसके बाद आप जो है यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो अक्सर पूछा जाता है कमेंट्स में, मेरे और भी वीडियोज़ में बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा है कि यूपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वो कहाँ होती है ये हम आज यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसके अंदर आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपके प्रीलिम्स का जो जीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऑप्शनल टाइप होते हैं, मतलब कि उसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उन्हीं में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक उसी तरह से जो इसका प्रीलिम्स का पार्ट 2 होता है वो भी आपका सीसेट का होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर भी आपके MCQs ही आते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में होती है, वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का अब यहाँ पर क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा। हम ऐसा मान सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चन फ्री, मतलब कि 3 अगर गलत हुए तो चौथा ऑटोमेटिकली वो गलत मान लिया जाएगा। और ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर होती है, क्योंकि मेंस एग्जाम के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें आपको थ्योरेटिकली लिखना होता है, इसलिए उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जहां पर आपको फुल लिस्ट बताई गई है, और उसमें लिटरेचर की जो लिस्ट है वो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताऊंगा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर आप सभी के डाउट्स क्लियर करना मेरा काम है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से हमें कितने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो लोगों को नहीं पता होता है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एक चूज़ करना होता है या 2 चूज़ करने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको वीडियो का लिंक दिया है उसमें आपको पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट बताई गई है। उस लिस्ट में से आप सभी को कोई भी एक
ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हों वही आप सब्जेक्ट चूज़ करें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अब सब्जेक्ट तो एक चूज़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कन्फ्यूजन रह जाती है। वो कन्फ्यूजन क्या है? अब इसके बाद जो कन्फ्यूजन रह जाती है माइंड में वो ये रह जाती है कि अगर हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो एग्ज़ाम्स कितने होते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना आपके, वो एग्ज़ाम होते हैं 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है एक, लेकिन उसी एक सब्जेक्ट के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। अब 2 एग्ज़ाम्स किस लिए होते हैं? देखिए, दोनों एग्ज़ाम एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, जिसके अंदर जो पहला एग्ज़ाम होगा उसका लेवल अलग होता है, जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसका लेवल अलग होता है। आप इसके लिए हमारी सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की फुल्ली डिटेल्ड सिलेबस की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है कि आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम किन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, किन मीडियम्स में दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत से को हिंदी में प्रॉब्लम होती है। जो अलग अलग स्टेट से हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो इसी के चलते यूपीएससी ने कुछ लैंग्वेजेस डिसाइड की हैं, जिन लैंग्वेज में से कोई भी आप जो है एक डिसाइड करके उनमें आप अपनी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी होती है और एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी आसानी होती है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट बताता हूँ, उनमें से ही आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों इन लैंग्वेजेस को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लैंग्वेज की लिस्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले नंबर पर आती है इंग्लिश, दूसरे पर है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। यहाँ पर ये आपकी 23 भाषाएं हैं, 23 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से कोई भी आप लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। उसके बाद आप उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना होता है। वो क्या है? देखिए दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है वो आपको फॉर्म को अप्लाई करते टाइम ही फिल करना होता है। और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जिस लैंग्वेज को आपने अप्लाई करते टाइम फिल किया है फॉर्म में, आपको उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो जाता है गलती से, अगर आपको इस बारे में नहीं पता होगा तो होगा ऐसा कि क्या होता है कि एक क्वेश्चन को हम अलग अलग लैंग्वेज में लिख आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन हिंदी में कर दिया, कोई क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया, कोई अलग अलग 2 लैंग्वेज में अगर क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जाएंगे तो वो आंसर शीट आपकी चेक ही नहीं होगी और आप वहीं पर रेस से बाहर हो जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखना है। जो आप लैंग्वेज डिसाइड करें, आप पूरा क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करें। इन लैंग्वेज मीडियम की जो ज़रूरत पड़ती है वो आपकी मेंस एग्जाम में पड़ती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके एमसीक्यू होते हैं, वहाँ पर आपको लैंग्वेज में जो है इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक मेन बात और, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स एग्जाम हो, उसमें सिर्फ आपके 2 ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस होते हैं, एक तो हिंदी में और एक इंग्लिश में। इन्हीं 2 लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इसलिए आपको कम से कम इन 2 में से कोई एक लैंग्वेज आना जरूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को समझ सकें। लेकिन अगर आप आंसर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इन बताई गई लैंग्वेजेस में से कोई भी सिलेक्ट करके आप आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हमारी जो यूपीएससी के लिए जो मेरिट लिस्ट होती है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए, वो कहाँ से किन किन नंबरों से मिला करके सिलेक्ट होती है। दोस्तों यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। तो जो प्रीलिम्स के अंदर होता है, सीसेट का जो एग्जाम होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर, मतलब कि उसमें आपको सिर्फ पास करना होता है, उसके लिए आपको कोई ज़रूरी कंपलसरी कट ऑफ क्लियर नहीं करनी होती है। उसी तरह से मेंस एग्जाम के अंदर भी 1-2 एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपके क्वालिफाई करने होते हैं, उसके अंदर आपको कोई मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके अंदर आपको 25% मार्क्स आपको लेने होते हैं, जो आपका सिर्फ लैंग्वेज चेक करने के लिए किया जाता है। एक खास बात, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसके अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो सिर्फ आपके मेंस में बैठने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, मेंस में बैठने के लिए देखे जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स का कोई स्थान नहीं है, कोई उनको वैल्यू नहीं है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार होती है वो होती है आपकी मेंस के नंबर, साथ में प्लस इंटरव्यू के नंबर। अब मेंस में जो मार्क्स होते हैं, मेंस में कौन कौन से मार्क्स होते हैं? मेंस में जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के मार्क्स जो हैं आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। सिर्फ आपके जो कंपलसरी एग्जाम होते हैं और साथ में जो आपका इंटरव्यू होता है, उन्हीं को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और लास्ट में फाइनली सिलेक्शन किया जाता है।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चंस ऊपर डिस्कस किए हैं 1 to 9, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग टू एंडिंग का प्रोसेस जानना चाहते हैं, जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम्स कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स के मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, सिलेबस किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट है, या फिर आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें जो आपके लिए यूपीएससी में हेल्पफुल हो, इन सभी के क्वेश्चंस के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये आपके सामने कुछ वीडियोस के थंबनेल दिखाई दे रहे हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। आपको बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे दी गई है वहाँ। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।